आदाब नाज़रीन, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान से इल्हाक की 75वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुनक्किद प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किताब का रस्मी इजरा किया। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पर लिखी गई किताब द टू कश्मीर का इजरा किया। ये किताब शेख खालिद जहांगीर ने लिखी है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं प्रोग्राम में। और कनेक्टिविटी का किसी भी रीजन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो रेल कनेक्टिविटी भी अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। रोड, रेल, एयरवेज और अब तो वाटरवेज की दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर से गांधरबल लोग पहुंच गए त्योहार मनाने, तो उस पर और भी मुझे लगता है कि हम लोग कोशिश करेंगे। पुलवामा और शोपियां में बच्चे सिनेमा देख रहे हैं। श्रीनगर में काफी भीड़ हो रही है और बाकी जगहों पर भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। किसानों की आमदनी की मैं बात करूं तो पंजाब हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये 2-2.5 वर्षों की प्रगति है। ई गवर्नेंस में हम यूटीज की कैटेगरी में नंबर 1 है। राज्यों को देखें तो 5वें नंबर पर, जबकि हमने बहुत देर से शुरू किया था। मुझे याद है जब मैं पहुंचा था 2020 में, 7 अगस्त को मैं गया था और 28 अक्टूबर मुझे बताया गया कि 7 अक्टूबर के अंतिम फ्राइडे को यहाँ से जम्मू रवाना होता है दरबार। तो 1 महीने काम नहीं होता था, लगभग 1 महीने। तो 28 अक्टूबर को मैंने देखा कि 217 ट्रकों पर फाइलें लदी हुई और ट्रक, मैंने पूछा चीफ सेक्रेटरी थे उस समय सुब्रमण्यम, तो उन्होंने कहा साहब ये जम्मू जा रहा है। उन्होंने 217 ट्रक फाइल कहाँ साहब, ये महाराजा के जमाने से। खैर मई में जब हम लोग आए तो फाइल नहीं आई, ट्रक नहीं आया। एक बड़ा रैकेट था, 2000 कमरे 6 महीने किराए पर लिए जाते थे। श्रीनगर में 1600 कमरे लिए जाते थे। जम्मू में अब पूरी तरह से ये ऑफिस फंक्शनल है। कुछ लोगों ने कहा साहब ये इकोनॉमी बर्बाद कर दिया मनोज सिन्हा ने जम्मू में। ठीक है उनका, लेकिन मुझे लगता है 400 करोड़ रुपया सरकार का हमने बचा लिया। 25% ऐसे लोग थे जिन्होंने दफ्तर देखा ही नहीं था और वो सुबह भी हाजिरी है, शाम को भी हाजिरी, तब उनको मैं कैसे पसंद हूं, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे मालूम है कि वहां के लोग यही चाहते हैं। और बुनियादी सुविधाओं के बारे में बहुत खालिद ने विस्तार से जिक्र किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। अब जो पीओजे के है, कर्ज से डूबा हुआ देश, मैं समझता हूं कि वहां न सड़क है, न अस्पताल है, न स्कूल है और अपने आवाम को, युवाओं को बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें दे पा रहे हैं। अब जो ये काम नहीं कर पा रहा है वो क्या करेगा। एक दिन मैंने श्रीनगर में किस्सा सुनाया, तालिबानी कमांडर था। एक तालिबानी कमांडर था, बड़ा क्रूर था, कहीं भी हत्या करता था। स्कूल हो, अस्पताल हो, इवन मैयत में भी लोग जा रहे हैं तो गोली चला देता है, लोगों को मार देता है। तो उसका एक परिचित आदमी था, उसने पूछा उससे ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है, तुमको ये नहीं लगता कि समाज में तुम्हारी इमेज छवि बहुत खराब होनी है। उसने कहा कि देखो भाई, हम स्कूल दे नहीं सकते, हम अस्पताल दे नहीं सकते, हम सड़क बना नहीं सकते, हम ट्रेन चला नहीं सकते। हम एक ही काम कर सकते हैं, लोगों में सिक्योरिटी की भावना पैदा करें। और वो कैसे पैदा करेंगे, पहले उनको इनसिक्योर करेंगे और तब उनको ये भरोसा होगा कि जब तक तालिबान का शासन नहीं आएगा तब तक सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये जो हमारे पड़ोसी की स्थिति है, न सड़क, न शिक्षा, न चिकित्सा, न कोई जो भी नागरिक जीवन की न्यूनतम सुविधाएं वो मुहैया कराने में इतनी आर्थिक बदहाली है कि वो कर नहीं सकते। तो सीधे नहीं, क्योंकि सीधे उन्होंने आजमा लिया है कई बार, वो संभव नहीं है कि सीधे आप कुछ कर सके। तो फिर ये सहारा लेकर के यहाँ के युवाओं को बरगलाने की, उनमें ये बात विश्वास दिलाने की कि भाई भारत आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। भाई जो अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता है वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या करेगा। जो अपनी आवाम के लिए भोजन नहीं उपलब्ध करा सकता, दवा नहीं उपलब्ध करा सकता, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकता, वो दूसरे के लिए क्या करेगा। इसलिए युवाओं को भटकाने की ये कोशिश लगातार लंबे समय से चलती रही है
मुझे लगता है कि अब काफी लोगों को ये बात समझ में आ रही है अभी, और आज जम्मू कश्मीर का बड़ा वर्ग ये इस बात को समझ गया है और देश में भी काफी दूर तक ये खबर पहुंच गई है। अब देश की भी नामी गिरामी कंपनियां, दुनिया से भी लोग अब आकर के वहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और वहां अगर बात इंडस्ट्री की करेंगे तो आतंक के ठिकाने के पर्याय बन चुके इलाके में कौन जाएगा निवेश करने? खुद सोचिए। उन्होंने अपनी किताब में मुजफ्फराबाद और मीरपुर का जिक्र किया है, पुराने शहर हैं, लेकिन अब वहां की स्थिति जो है मुझे लगता है कि काफी खराब है। मोटे तौर पर हमारा जो बजट पिछले बार देश की संसद ने पारित किया, आप सब जानते हैं कि वो 1,12,000 करोड़ रुपए के आसपास था, मैंने करीब 13-14 बिलियन डॉलर, 13.34 के आसपास। और उनका बजट अगर आप देखेंगे तो 78 मिलियन डॉलर्स का है। मैंने बता दिए, न डॉक्टर, न अस्पताल, न शिक्षण संस्थान। बाकी उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। हेल्थ पैरामीटर्स में जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों से काफी बेहतर कर रहा है। मैं कोरोना जब पूरे देश में तबाही मचा रहा था, तभी मुझे लगता है कि सेकेंड वेव जो सबसे खतरनाक मानी जा रही थी, उस समय भी ये स्थिति नहीं आई कि जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लोगों को न मिले। वैक्सीनेशन हो, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने का सवाल हो। सबसे पहला स्टेट या यूटी में कह सकता हूं जिसने अपने सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया। अब एक और राज्य भी आ गया है और प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए इस स्कीम पर हम खर्च कर रहे हैं नागरिकों की दवा के लिए। अब किसान, हमारा नौजवान, जब जाइए, आज ऐसी स्थिति है कि हर पंचायत में प्ले फील्ड बन गया है। कुछ पंचायतें हैं 5 या 6 जिनके पास जमीन नहीं। इंडोर स्टेडियम हो, आउटडोर स्टेडियम हो, 2 लाख 3 लाख लोग स्पोर्ट्स में भाग लेते थे। पिछले साल 17 लाख, इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि 35 लाख निश्चित रूप से हम क्रॉस करेंगे। डाउनटाउन में भी 3000 लोग अब स्टेडियम उद्घाटन में आते हैं, कहते हैं साहब एक और स्टेडियम बना दीजिए। अब मक्का के बजाय एक्सोटिक वेजिटेबल पैदा हो रहा है और विदेश भी जा रहा है। वो हैंडीक्राफ्ट, विलेज कॉटेज इंडस्ट्री हो, इसको रिवाइव किया जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को मैं समझता हूं कि बड़ा समृद्ध इतिहास जम्मू कश्मीर का रहा है और बीच के कालखंड में निश्चित रूप से मुझे लगता है किन्हीं कारणों से कश्मीर की बहनें, माताएं, बच्चियां पीछे हो गई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो युग फिर शुरू हो गया है। जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मैं जाता हूं, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, जम्मू यूनिवर्सिटी हो, 70% गोल्ड मेडल बच्चियां लेके जा रही और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं काम कर रही, मैं देखता हूं जो उत्साह है, जो हुनर है, मैं कह सकता हूं कि वहां की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था दोनों को बदलने में वो सक्षम है और निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ई श्रम की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर को बेस्ट अवार्ड मिला है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी परफॉर्मर की श्रेणी में हम आ गए। 8,000-9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, अब हम 50,000 से ऊपर प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रहे, इसके लिए हर कोशिश की गई है और अब मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बहुत जिम्मेदारी से बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य से आप तुलना कर लीजिए, हम बेहतर ही होंगे ट्रांसपेरेंसी में, किसी राज्य से। तो ये कोशिश की जा रही, वंचित वर्ग के साथ जो भेदभाव था, महिलाओं के साथ जो भेदभाव था, वो 5 अगस्त 2019 के बाद समाप्त हो गया है। खाली साहब ने उसका भी जिक्र किया है। पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री ने युवाओं को गुमराह करने के लिए तो प्रोपेगेंडा टूल
और एक वेल ऑयल्ड इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया था, उसकी पोल खोलने का भी इन्होंने काम किया, लेकिन अब वो बीती हुई बात हो गई है। आज हमारे युवाओं के प्रेरणा स्वरूप अब वो लोग नहीं है। मुझे लगता है कि वुशु में हमारी बच्ची वर्ल्ड चैंपियन होती है सादिया तारिक, तो अब जम्मू कश्मीर के बच्चे और बच्चियां उससे प्रेरणा ले रहे हैं। फुटबॉलर दानिश फारूक है, अब उसको लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं। उमरान मलिक अगर क्रिकेटर है तो उसको लोग रोल मॉडल, ऐसे 2-3 नाम मैं ले रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों नाम मैं गिन सकता हूँ। फीफा स्टैंडर्ड का अभी स्टेडियम श्रीनगर का बन करके तैयार हुआ है और जम्मू के नौजवानों के लिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। नए टैलेंट की कमी नहीं है और हर फील्ड में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी स्थिति का एहसास दिला रहे हैं। श्रीनगर में कुछ लोग आए थे, पर्टिकुलरली मोस्टली यूएई से थे, कुछ अरब से थे, ऐसे 30 लोग थे और एक बिजनेस समिट थी, उनसे मैं चर्चा कर रहा था। तो वही पीओजेके के एक निर्वासित पत्रकार हैं, लेखक अहमद अयूब, कुछ लोगों ने उनका लेख पढ़ा होगा। तो उन्होंने एक लेख लिखा, कई अखबारों में छपा, उसमें मुझसे उनकी अपेक्षा थी कि जम्मू कश्मीर के विकास की सभी योजनाओं में पाक अधिकृत कश्मीर को भी शामिल करें। ये वहां के जनता की आवाज है, वो चाहती है वहां की जनता के भारत के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ साथ पीओजेके के लोगों का भी ख्याल रखें। और उन्होंने लिखा था कि गरीबी पिछड़ेपन की मार से त्रस्त लोग जम्मू कश्मीर की तरक्की से हैरान हैं और चाहते हैं कि वो भारत का अंग बने। किसी जमाने में पुलवामा की चर्चा दूसरे कारणों से होती थी। इस बार जब तिरंगा यात्रा निकली तो 10,000 नौजवान तिरंगा लेकर भारत माता की जय पुलवामा में लगा रहा था। 8,000 लोग त्राल में थे, सोफिया में भी 5,000 लोग थे। मैडम भी एक दिन जुलूस तिरंगा लेकर के इन्होंने 3-4 किलोमीटर पैदल चल गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्थितियां जिस तरह से बदल रही और ये खुशहाली भी लाएगा, संपन्नता भी लाएगा, शांति भी लाएगा। कश्मीर पर लिखी गई किताब द टू कश्मीर के रस्मेजरा प्रोग्राम से एलजी मनोज सिन्हा खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते श्री बारामुल्ला के वंसीरान इलाके में हुए एनकाउंटर में एक फौजी जवान जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर फोर्सेज ने यहां एक जंगलाती इलाके को घेरे में ले लिया था। पुलिस जराये ने बताया कि फोर्सेस की मुश्तरका टीम उस जगह पहुंचते ही छुपे हुए मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक फौजी जवान की टांग में गोली लगी। जख्मी जवान को जीएमसी बारामुल्ला मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे फौजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। जख्मी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। फोर्सेस की एक और टुकड़ी को जाए वक़ूफ़ पर तलब किया गया था और एक बड़े जंगलाती इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई चलाई गई। आखिरी इतलात मिलने तक फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से इलाके में ऑपरेशन जारी था। इलाके में छुपे हुए दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए पैराट्रूपर्स को भी यहां बुलाया गया था। करना सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसके दौरान एक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया। मिलिटेंट दौरान शब सरहद के उस पार आने की कोशिश कर रहे थे और फौज ने फौरी कार्रवाई करके दरअंदाज को मार गिराया। मारे गए दरअंदाज से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया है। मारे गए दरअंदाज की पहचान मोहम्मद शकूर के तौर पर हुई है। मोहम्मद शकूर पाकिस्तान के लीपा से ताल्लुक रखता था। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाइयां जारी थी। के मुताबिक अभी भी 2 से 3 मिलिटेंट इलाके में छुपे हैं। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। वक्फे से इलाके में फायरिंग का तबादला भी जारी है। फौजी जराये के मुताबिक दौरान शब मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, तो अगरचि वहां पर तैनात फौज ने उन्हें ललकारा, उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फौज पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में फौज ने उन पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बताया जाता है कि एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। यह है वो पहाड़ी जहां पर इस वक्त फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है, यानी कि फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है। फौज ने मजीद टुकड़ियां जो
है वो इलाके में बुलाई है, ताकि जो छुपे बैठे मिलिटेंट हैं उन्हें बाहर जाने का मौका न मिले, उन्हें भाग जाने का मौका न मिले। और यही वो पहाड़ी है जहां पर फौज ने पूरे जंगलाती इलाके को, जो हम दिखाएंगे, ये पूरा जंगलाती इलाका जो है, यहां पर फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है। और अभी तक जो इत्तलात हैं, बताया जाता है कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो इस दरअंदाजी की कोशिश में मारा गया है। तो मारे गए मिलिटेंट के कब्जे से भारी मिकदार में जो है असला बारूद जो है जब्त किया गया है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं यहिया सुल्तान। कुछ कश्मीरी लीडरों ने यूरोपीय यूनियन के अराकीन पार्लियामान से मुलाकात की और इस दौरान इन कश्मीरी नुमाइंदों ने इन्हें आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद आने वाली मुस्बत तब्दीलियों से वाकिफ कराया और मरकज की मोदी हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी दी। बारामुल्ला में जिला डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन सफीना बेग और जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के सदर मीर जुनैद ने यूरोपीय यूनियन के 12 अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी। After 16th of October 2020, Panchayati Raj Act was amended and 73rd Constitutional amended. This provision was enforced in Jammu and Kashmir, Union Territory of Jammu and Kashmir, by virtue of which, these elections were conducted and 3-tier system was established across them. Your second question is, as a women leader, the most affected people in any conflict zone are women and youth. Definitely our challenges are different. We have so many difficulties, but I am telling you honestly, we are very secular people, very liberal people. We believe in Constitution of India, and the Constitution of India provides equal opportunity to all the Indians, whether they are from Kashmir, whether they are from Tamil Nadu, they are from Kerala, any part of India. So we have a bigger role to play, because as a women leader, I think that more and more women should join politics. It's very important because we have compassion, we believe in that, and we understand conflict better than anybody else. So we have a bigger role in Jammu and Kashmir. Your third question was regarding tourism. Yes. Where there is peace, there is tourism. And from last 2 years, I am telling you with authority that we have a very good, influx of tourists. Near about 2 crore tourists, I think they visited Jammu and Kashmir this year. Tourism is not possible without peace. If you have peace, then tourists can come. So thanks to Almighty Allah, situation is improving on the ground. And tourists are coming, and we have to do so much on infrastructure. This present government is trying so hard, and I'm hopeful that in case if all goes well, unfortunately you can change your friends, but you can't change your neighbors. But I hope good sense. आपका खैर मकदम है। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने आज रियासती पार्टी दफ्तर जवाहर नगर श्रीनगर में यौम इल्हाक मनाया। इस जश्न में पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस जश्न के दौरान भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर के नौजवानों ने अपने हाथों में तिरंगा लेने का फैसला किया है और जम्मू कश्मीर में हमाजह तरक्की हो रही है, जो हमारे दुश्मनों को रास नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो अमन को खराब करने के लिए अपनी सियासत नहीं चला सकते। वहीं बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि कश्मीर में खूनरेजी की जिम्मेदार हुर्रियत है और अब उन्हें उन जगहों पर भेजा गया जिसके वो मुस्तहिक है। अमन खराब करने वाले जेलों में है। हमें खुशी है कि नौजवानों को एहसास हो गया है और अब छोटे प्रोपेगेंडे करने वाले बेनकाब हो रहे हैं। तो आपको बता दें, उन्होंने मजीद कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले बेनकाब हो रहे हैं। हमारे नौजवान मुख्तलिफ शोबों में नाम रोशन कर रहे हैं। वो पल नसीब हुआ जब हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के शहरी बन गए। और आज जो लोग पिछले इस पे उंगलियां उठा दी थी, आज उनको शर्मिंदगी महसूस होगी कि जम्मू कश्मीर का बच्चा आज इस डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहा है, आज हिंदुस्तान में खुश है। और सबसे बड़ी बात देखिए,
जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो चेंज आई, ना हुर्रियत रहा, ना अलगाववाद रहा, ना दहशतगर्द रहे, ना बम धमाके, गोलियां, पत्थर, बुलेट, जलसे, जुलूस, एहतजाज सारा खत्म हुआ और आज वो हिंदुस्तान के साथ है और आज इस दिन को खुशी के तौर पे मना रहे हैं। 26 अक्टूबर एक हिस्टोरिकल डे है। भारतीय जनता पार्टी कई सालों से इस 26 अक्टूबर को हम मनाते हैं क्योंकि ये एक तारीखी दिन है। आज के दिन स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का फैसला किया था, भारत के साथ विलय किया था। आज कहीं पे कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है, आज किसी पर कोई इस प्रकार का हमला नहीं होता है। हाँ, हम अभी पूरी तरीके से ये नहीं मानते हैं कि पूरी टेररिज्म को अभी अप्रूव किया है, लेकिन उस दिशा में काम बड़ी स्पीड से चल रहा है। आपने देखा होगा जो इनका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर रहता था, केवल आतंकवादी नहीं, केवल टेररिस्ट नहीं, उसके पीछे जितना भी एक स्ट्रक्चर होता था, आज उसके पीछे यहाँ की एजेंसीज लगी हैं। तो एक दिन जरूर आप देखेंगे बहुत जल्दी कि यहाँ पे बिल्कुल शांतिमय वातावरण आपको मिले। यौम-ए-इल्हाक के मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। महबूबा ने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती यहाँ डीजीपी कौन है। बहुत से आला ओहदेदार ऐसे हैं जो ताकत के इस्तेमाल के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो हमारा इलाक हुआ है, उस कागज को निकाल के उसके बाद जो पार्लियामेंट में 1949 में जम्मू कश्मीर के हवाले से जो 370 का मुद्दा, यहाँ की स्पेशल स्टेटस का मुद्दा है, उसको उन कागजों को निकाल के पढ़े। हुर्रियत, नॉन हुर्रियत, मेन स्ट्रीम, वो मकसद नहीं है। आज का मकसद है सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसको पढ़े, उसको याद करे। अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता जो है वो जायज तरीके से मुल्क के साथ बने रहे, तो उनको 2019 का फैसला जो है उसको बदलना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो रिश्ता है ये छुट्टी से नहीं चलता, ही बल्कि नाजायज बन जाता है। कश्मीर के नजात दहिंदा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उनके यौम शहादत पर याद किया गया। महावीर चक्र ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू में ये जलसा रखा गया था। इस तकरीब में फौज के आला अफसरान, सरकारी और पुलिस अफसरान शरीक थे। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाए गए थे। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा और डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी जलसे में शरीक रहे। इस दिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी पूर्णाहुति देके, अपना बलिदान देकर हमारे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के नापाक हाथों में जाने से रोक दिया था। अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने ये बलिदान ना दिया होता तो शायद ये जो नक्शा है हिंदुस्तान का अलग होता और भारत के सिर पे जम्मू कश्मीर का ताज नहीं होता। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो कि चीफ ऑफ स्टाफ थे महाराजा हरि सिंह के, आपको पता है 1947 में विभाजन के बाद में पाकिस्तान और अंग्रेजों की हमेशा मंशा रही है कि दोनों ने एक षड्यंत्र रचा कि महाराजा हरि सिंह का जो विलय है वो डिले हो, और वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ में मिला दिया जाए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने इस तरह से मोर्चा संभाला, वक्त पड़ने पर टैक्टिकल रिट्रीट की, पोजीशन होल्ड किया और 4 दिन तक वो उस घायल होने के बावजूद भी उस पोजीशन को होल्ड करते रहे। आप ये इमेजिन करें कि अगर 2 दिन का भी वक्त इस पे और ज़्यादा लगता तो यहाँ हालात किस तरह से बदल सकते थे। ये सब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की शूरवीरता के कारण संभव हुआ, और साथ ही साथ उनके सारे साथी जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया और उस मोर्चे पर लड़ते रहे और शहादत को प्राप्त हुए, उन सबको भी आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डोगरा इतिहास है, चाहे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हो, जोरावर सिंह जी हो, बाज सिंह जी हो, ये सारे असं अपना डोगरा जो इतिहास है उसी बड़े प्रखर रूप कन्नै उभारना चाहिए, और मैं ऐसी उभारांगा एज ए जम्मू मेयर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि सरकार लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए वादाबंद है। वे सोनतनाग में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलजीपी
बॉटलिंग प्लांट का इफ्तिताह करने के दौरान एलजी ने कहा कि इस प्लांट से कश्मीर में रसोई गैस की सप्लाई में मजीद आसानी पैदा होगी, जबकि सर्दियों में कौमी शाहराह के बंद होने से पैदाशुदा एलपीजी की किल्लत से भी काफ़ी हद तक निपटा जा सकेगा। उनके हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, एडीजीपी और डीसी अनंतनाग के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब सर्कल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी मौजूद रहे। 5 एकड़ में फैले इस प्लांट की सालाना कैपेसिटी 12,000 मीट्रिक टन है और 4 फिलिंग मशीन यहां स्थापित की गई, यानी प्रतिदिन एलपीजी के 10 ट्रक इस प्लांट से निकलेंगे। लगभग 3240 सिलेंडर यहां से रोज निकलेंगे और जो कश्मीर घाटी के हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके घरों को सप्लाई कर सकेंगे। श्रीनगर में एक डिपो अतिरिक्त टैंकेज और सप्लाई चेन को लेकर स्थापित किया है। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें पहले आती थी, आज का जम्मू कश्मीर प्रशासन आम नागरिक की सुविधाओं की वृद्धि के लिए व्यवस्थाएं किस तरह से सुनिश्चित की जाए, हर प्रकार से प्रशासन मदद कर रहा है। विंटर प्रिपेयरनेस की बैठक जब हम लोग करते थे तो बिजली की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, फूड ग्रेन्स की उपलब्धता, किरोसिन ऑयल की उपलब्धता, साथ साथ ये भी देखना पड़ता था कि डीजल, पेट्रोल, एलपीजी ये पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि प्रतिकूल मौसम में भी आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं लगातार मिलती रहे, उन्हें कोई असुविधा न हो, इसकी हर प्रकार से कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के निफाज का तज़किरा करते हुए एलजी ने यह भी कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क राब्ते का ख्वाब जल्द ही पूरा होगा और अगले बरस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जारी तामीराती काम भी पूरी तरह से मुकम्मल होगा। अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। ये सच है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक बड़ा सेक्शन लैंडस्लाइड में खराब हो गया था, वहां टनल का निर्माण हो रहा, वो भी अगले वर्ष तक 23 तक पूरी हो जाएगी। तो जो ये कठिनाई थी वो भी दूर हो जाएगी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के काम। तो कनेक्टिविटी किसी भी इलाके की बेहतरी के लिए, विकास के लिए सबसे आवश्यक है। तो चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप सब यहाँ जानते हैं कि सर्दियों में किस तरह से श्रीनगर दिल्ली का किराया बढ़ जाता था। 2020 में जब मैं आया था कुल 16 फ्लाइट आती थी, 16 जाती थी। आज 110 फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट से ऑपरेट हो रही, टर्मिनल की कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही। तो प्रयत्न ही हो रहा है परियोजनाएं समय से पूरी हो, समाज आत्मनिर्भर बने, डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सर्विस डिलीवरी में जो गैप थे इसे भी कम करने की कोशिश की जाए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कल्चर और इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और कम्युनिटी के नौजवान और उभरते हुए फनकारों को प्रमोट करने के लिए अथरोट कल्चरल फाउंडेशन फ्रंटलाइन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने कोशर कलाकार सीजन 6 का एक एलिमिनेशन राउंड मुनक़िद किया और इसके ग्रैंड फिनाले के लिए 17 फनकारों को आशा भवन बैंक्वेट हॉल रूपनगर में मुंतखब किया। मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी पंडित बरादरी के 13 फनकारों ने गाने की सीनियर, जूनियर और मिनी जूनियर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया, जबकि 4 फनकारों ने डांस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया है।
फौज की एक सेक्टर के इश्तराक से 3 राष्ट्रीय राइफल्स ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा में म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में तलबा और तालिबात और आम लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की, जबकि कई मकामी फनकारों और स्कूली बच्चों ने भी अपने फन और गुलकारी का जादू बिखेरा। फौज के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद कश्मीरी नौजवानों को अपने फन का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के अलावा लोगों को तफरीह के लम्हात मैसर करना है। लोगों ने भी इस तरह के प्रोग्रामों के ज्यादा इनेकाद पर जोर दिया। वो भी साउथ कश्मीर और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में अगर हम बात करेंगे टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कमी आज तक किसी चीज़ की रही वो रही उनको प्लेटफार्म की। वो प्लेटफार्म पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से आर्मी जो है प्लेटफार्म मुहैया करा रही है और जो टैलेंट यूथ्स का है वो सामने आ रहा है। ये एक खुशकिस्मती की बात है। आज हैं जहाँ पे एक मौसीकी का इतना प्यारा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया आर्मी की तरफ से और अच्छा ओपन माइक की तरफ से, और मुझे मेरे स्कूल और बच्चों को जो मौका मिला है, मैं महिला को आती है प्रिंसिपल आर्मी ग्लोबल पब्लिक स्कूल पहलगाम से। पहलगाम आपको पता है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो हम जब बात करते हैं कश्मीर में खूबसूरती की, वो सिर्फ पहाड़ या बर्फ़ या डल लेक नहीं है, उससे बहुत आगे जाके बढ़कर चीज़ें ये हैं कि लोग यहाँ का खूबसूरत हैं, दिल से बहुत ही प्यारे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं दिल से। मैं ये चलता रहना चाहिए बिकॉज इसी से प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, और हमारे AGPS पहलगाम से हमारे इवेंट चलती रही चाहिए क्योंकि बच्चों का बहुत टैलेंट है आज यहाँ पर। जिला गांधरबल में मरकजी वजीर ममलकत बराए तालीम और उमूर खारजा डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह का 2 रोज़ा दौरा इख्तिताम पजीर हुआ। दौरे के दौरान वजीर ने सैनिक स्कूल मानसबल का दौरा किया। तलबा ने उनकी आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सैनिक स्कूल के तलबा के साथ राजकुमार रंजन सिंह ने बातचीत भी की। वजीर ने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सफ़ापुरा का दौरा भी किया। तलबा ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। वजीर ने सफ़ापुरा के PRI मेंबरान से भी मुलाकात की, जिन्होंने सफ़ापुरा के लिए डिग्री कॉलेज का मुतालबा किया। देर असना मरकजी वजीर ने माता खीर भवानी मंदिर तुलमुला में पूजा भी की। वज़ीर ममलकत बराए स्टेटिस्टिक प्लानिंग एंड कॉरपोरेट अफेयर राव इंद्रजीत सिंह ने आज पुलवामा का मुख्तसर दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पुलवामा में चल रहे तामीराती कामों का जायजा लेते हुए अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने पुलवामा के दौरे के दौरान मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात की, जिनमें फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन, ट्रेडर्स फेडरेशन, जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खिलाड़ियों के अलावा BJP पुलवामा यूनिट के मेंबरान मौजूद थे। केमो कुलगाम में वाक़ ज़ियारत हज़रत शेख नूरुद्दीन वली के आस्थाने आलिया को जाने वाली अहम राब्ता सड़क का पुल तबाह होने से ज़ायरीन और मकामी लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। इलाके को जाने वाली सड़क भी इस पुल के नहीं होने से मुतासर हो गई है। मकामी बाशिंदों ने पुल पर तामीर का काम शुरू करने का मुतालबा किया है। उधर यारीपुरा में वाक़ अहम पुल भी तंगी की वजह से लोगों और ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए परेशानी का बाइस है। मकामी अफराद ने पुल की कुशादगी का मुतालबा किया है। यह कदल ज़ियारत शरीफस कनेक्ट वाहिद रास्त वत ज़ियारत शरीफ तो खानकाह फैज़ पनास दरगाह फैज़ पनास कनेक्ट कर तो बदकिस्मती सान गिरो यह कदल तो अ मुश्किलात गसन बाकी वनो कहीं BDO सबस मोतबाना गुजारिश कर जल्द से जल्द बनाए तम सैनिस कदल अत गो लगभग गई 5-10 दह अम ब्रो कमजोर यह नोटिस मज अनाव कदल कमजोर गुमुत चूँकि टस से मो कोर कहीं पूरा इसका स्ट्रक्चर जो ठीक था, इसको पिलर की ज़रूरत थी, तब भी उन्होंने इसी कोई रिपेयर नहीं की। हम शुक्र खुदा कर रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हुआ। फिर ये पूरी तरह कोलैप्स हो गया। हमने पूरी तरह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को हमने रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन दी है, मगर टिल डेट इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वार पुटिंग बेसिस पे ये पुल बनना चाहिए, सो दैट यहाँ पे जो स्कूल हो, ज़ियारत शरीफ हो या टाम हो, मरकजी जामे मस्जिद शरीफ या यतीम ट्रस्ट हो या यतीम या विसिनिटी हो, जो भी यहाँ पे मौलाज है उनको ये सख्तियों का दुश्वार होना नहीं चाहिए। उर्स शरीफ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी दस्तगीर साहब खानिया रहमतुल्लाह अलैह का आज से आगाज़ हुआ। कश्मीर के कई इलाकों से अक़ीदतमंद उर्स तक़ारीब में शिरकत कर रहे हैं। उर्स के 11वें दिन हर नमाज के बाद दासार मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। मुक़र्रिरीन दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं और मुसलमानों को अहकाम इलाही पर अमल करने की तलक़ीन करते हैं। वनकनस सुबह 9 बजे खतमात मौज़मात चालान
शब ये दहमे पे कहम हावान दीदार 5 मिनट टाइम इथे कन बहम दम तम दह हावान 5 मिनट टाइम दीदार। उर्स मुबारक के दिन जो लग गया है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, तरफातों से लोग आते हैं यहाँ शब खाने के लिए। और ये दिन 10 दिन यहाँ ख़त्मातुल मौज़मात 9 बजे से होगा, रात को शब खानी और दरूद खाने भी होगा, नात खाने भी होगा इंशाअल्लाह। इस वक्त हम सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दस्तगीर साहब खानिया श्रीनगर में मौजूद है, जहाँ पर आज से उर्स मुबारक का आगाज़ हो चुका है, जिसमें हज़ारों की तादाद में वादी कश्मीर से अकीदतमंद यहाँ खराज अकीदत पेश करने आते हैं। इसके अलावा दरूद व अज़कार के साथ नात ख़वानी और मनक़बत ख़वानी भी करते हैं। इन उर्स मुबारक के दौरान यहाँ पर ये अकीदतमंद ज़ियारत से भी मुस्तफ़ीद होते हैं। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए अफाक के साथ फ़ज़ा ज़ैना। जन अभियान प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर डायरेक्टर पंचायत सैनिटेशन चरणदीप सिंह ने सोनावारी के सदरकोट बाला इलाके का दौरा किया। उन्होंने सदरकोट बाला की पंचायत ए और पंचायत बी में मकामी लोगों के साथ अवामी दरबार मुनक्किद किया। डायरेक्टर ने अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल को सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि सभी शिकायत का अजाला करने का यकीन दिलाया। उन्होंने मुतादिद तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। विलेज फेज 4 स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले जन अभियान स्टार्ट हुआ है। उसी के सिलसिले में आज हम एसके बाला पंचायत ए और पंचायत बी में हम यहाँ दौरे पे आए हैं। लोगों ने बहुत सारी मैं कहूँगा मोटिवेटेड वे में उत्साहित होकर ये चीज़ें कही हैं कि जिस तरह से हमने लास्ट 3 फेजेज़ में अच्छा काम किया है और अपने पुराने GPDP जो बनाए हैं उसको मद्देनज़र रख के इस बार बेस्ट GPDP बनाएंगे, ताकि अपना डेवलपमेंट का जो कामकाज हमारा ग्राम पंचायत लेवल पे वो अच्छे तरीके से हो सके। राजौरी कदल श्रीनगर में जबरदस्त आग लगने से 2 रिहायशी मकानात जलकर खाकसर हो गए हैं और कुछ मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। आज शाम को जबरदस्त आग लगी। बताया जा रहा है कि रिहायशी मकान से आग भड़क उठी और जल्द ही आसपास के मकानात में फैल गई। मकामी अवाम और मुतासरीन ने इलाके में फायर सर्विसेज की सहूलत की मांग की है, ताकि फायर ब्रिगेडर को आग की वजह पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगे और इससे नुकसान से बचाया जा सके। सोरे दो मे कहें कुरान अगर कहें मे सारी सोरे मे कहें कुछ बचे मगर सामान वामान अच्छा नाल जोट लागन कुरान शरीफ शामस शोंगनस लगभग तैयार तो जन नबर कन सड़क पे मकान प्लास्टिक सेल कर अमी मज गो नार इजहार तो आनन फानन मज फैलो इन 2-3 मकान तो सोन मकान तव अमकिस लपेटस मज फ्लोर आव सोन तमकिस लपेटस अंदर तो पे तकरीबन 3 बजन राजन तान अत वार 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 कंट्रोल गो सुली मगर मतलब जा चलान 3 बजे राजन तान शुक्र रबस कुन अल्हम्दुलिल्लाह वो गो सोन मुतालबे गोड़ गोस सैनिस लोकेलिटी अंदर कुन ति जाए ये फायर ब्रिगेड आसन यम हादसात गहन दोबारा और यूत टाइम लगे ना यूत तम वक्त लोग फायर ब्रिगेड यूताम वातनस। बांडीपुरा के तुलील तहसील में शेखपुरा नामी गांव में इमारती लकड़ी की जब्त करने का वीडियो मंजराम पर आने के बाद महकमा जंगलात ने बांडीपुरा से एक आला सतही टीम इलाके को रवाना की है, ताकि जब्त की गई लकड़ी के हवाले से हकायक और बाकी जानकारी हासिल की जा सके। कहा जा रहा है कि शेखपुरा नामी गांव में आज सुबह एक कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में तामीराती लकड़ी जब्त की गई है। जब्त की गई लकड़ी के मिकदार और मुलव्वस अफराद के हवाले से अभी तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नवाकदल में मौलाना अब्बास अंसारी के घर पहुंचकर उनके अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। नासिर असलम वानी, चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक, सीनियर लीडर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। मरीज के रिश्तेदारों ने एम्बुलेंस देने से इनकार करने का GMC बारामूला इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने एम्बुलेंस के लिए 7 घंटे इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस के लिए रकम तलब करने का भी इल्जाम लगाया है। मीडिया नुमाइंदों ने खातून मरीजा के लिए प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम किया। 1 बजे से 1 बजे जी अभी तक गाड़ी नहीं मिली। अभी तक गाड़ी नहीं मिली। ड्राइवर की तो किसी ने ना नहीं लियो, गरीब की काय बूझ नहीं। मुझे पेशेंट है, अस्पताल में कोई मदद होनी चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ इन्होंने गाड़ी नहीं दी। बोलने लगे गाड़ी अवेलेबल इस वक्त नहीं है, जहाँ पैसा भरो तो गाड़ी आपको मिलेगी।
बोला मेरे पास 1000 रुपया है, ये मैं जमा करूंगा, ये आप तेल का पैसा रखो, मुझे गाड़ी दो। ये बोलने लगे अभी गाड़ी आई नहीं, अभी गाड़ी आएगी थोड़ा 11 बजे तक आएगी गाड़ी। फिर 11 बजे तक मैं पेशेंट को लेके 1 बजे से बैठा हूँ। ये गाड़ी बाद में मुझे ये मीडिया वालों से उनकी तरफ से मुझे ये भेजी वो प्राइवेट गाड़ी, तो ये गाड़ी अभी आई है, तो इसमें मैं पेशेंट को लेके अभी घर जाऊँगा। ये इसका मतलब ये लापरवाही है। तो किसी पेशेंट के साथ, किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये मेरे ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी फौज के 7 सेक्टर RR ने मंजला रफियाबाद में मेडिकल कम वेटरनरी कैंप मुनक़िद किया। सर्जन ख़वातीन, बच्चों, ENT, आंखों और दांतों के माहिर डॉक्टर्स ने तशख़ीस की। कैंप के दौरान ज़रूरतमंदों में मुफ्त दवाइयाँ तकसीम की गई। वहीं वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम ने जानवरों की तिब्बी जाँच की। CRPF की 180 बटालियन की जानिब से आज जवाहरपुरा त्राल में एक मेगा मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप का इफ्तिताह कमांडिंग ऑफिसर हर्षवर्धन ने किया। मकामी देहात से लोगों की एक बड़ी तादाद ने कैंप में शिरकत की। मकामी लोगों ने CRPF से इजहार तशक्कुर किया। एक्शन का एक हिस्सा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ जुड़े और सरकार के जो भी स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, बहुत सारी स्कीम है, हम लोग सरकार के हिस्सा हैं। उसके तहत हम सरकार के जो अच्छे स्कीम्स हैं इसके बारे में लोगों को बताते हैं। नुमाइंदा लोग हैं, उनसे मिल करके हम कोशिश करते हैं, उनसे पता करते हैं कि ऐसा कौन सा जगह है जहां ये इस प्रकार का कैंप करने से लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हम सरकार की स्कीम के बारे में उनको बता सकते हैं। मेंढर के सरहदी इलाके सागरा पंचायत के लोगों ने भी बनकर्स देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत भी पाकिस्तानी गोलाबारी का शिकार होती है। उन्होंने बताया कि 0 लाइन से लेकर 3 किलोमीटर तक हुकूमत बनकर बना रही है और उन्हें भी बंकर्स की ज़रूरत है। ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में हमने बैंकर रखे, लिस्ट आउट हुई तो हमारे बैंकर आए। जब दूसरी लिस्ट आउट हुई तो हमारे बैंकर काट दिए गए। 100 बैंकर हमारे काट दिए। बोल रहे हैं कि सागरा में शेलिंग नहीं हो रही है। हमारी जब भी शेलिंग होती है तो सागरा में गोलाबारी होती है। ये अपील करती हूँ कि आप ये हमारा मसला हल कर दें। अगर आपने ये हमारा मसला हल ना किया तो हम बैक टू विलेज से बाइकाट करते हैं। फिर कोई ऐसा हो कहाँ भागेंगे ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, इनको लेके कहाँ जाएंगे? बूढ़े देही इलाकों के नौजवानों को मुस्बत चीज़ों से जोड़ने और उनको मनफी सच से दूर रखने के लिए पूरे JNK-UT में तकरीबन 4,500 यूथ क्लब कायम किए गए हैं। LG इंतजामिया की तरफ से कायम करदा क्लब का ऐलान मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल किया था। खेलों से मुतल्लिक़ मंसूबों पर तबादला ख्याल करने के लिए ये यूथ क्लब देही इलाकों के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं। इन क्लबों में सरपंच, BDC मेंबरान, पुलिस अफसरान और आला अफसरान भी आते हैं और नौजवानों को मंशियात और दीगर मुतल्लिक़ा मसाइल से आगाह करते हैं। हमारे नामानिगार समीर भट्ट ने जम्मू के वज़ाफ़ात में वाक़े सिंबल कैंप इलाके में कायम यूथ क्लब का दौरा किया। क्लब है, इसका कितना, इस स्पेस का, इस जगह में आप क्या क्या डिस्कस करते हो? जैसे मैं यूथ क्लब का कैप्टन हूँ क्रिकेट टीम का, तो हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस करते हैं कि जो हम टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं उस पर हम सभी पंचायतों को इनवाइट करते हैं। वही डिस्कशन होती है कि एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हमारी जो टूर्नामेंट्स हैं जो हालांकि में हम करवाते हैं वो अच्छे से हो जाएं और जितना भी जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जो स्पोर्ट्स का हमें सामान मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हर पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट करना, अपनी पंचायत में हर एक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना। वही हमारे पंच सरपंच भी मौजूद होते हैं, हमारे नायब सरपंच साहब भी यहाँ पे होते हैं, तो उसी के तहत हम वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो करते हैं और टूर्नामेंट्स का हम लोग प्लानिंग करते हैं कि वो कैसे करवाई जाए, अच्छे एटमॉस्फेयर में करवाई जाएँ और वो हम लोग करवाते हैं। तो इसके साथ साथ जो ड्रग जैसे हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उस पर अवेयरनेस मिलती है आपको? उसमें भी अवेयरनेस मिलती है। जैसे हम एंटी ड्रग्स के नाम पे हम टूर्नामेंट करवाते हैं, वहाँ पे हम पुलिस के आला अधिकारी को भी हम इनवाइट करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा योगदान देते हैं। तो ऐसे करके हम लोग अपनी पंचायत में अपने इस सिंबल कैंप के एरिया को हम लोग अच्छा रखते हैं। तो ये जो यूथ क्लब जो बने हैं, ऐसे हर पंचायत में एक स्पेस दी गई है जहाँ पे यूथ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आपको लगता है इससे नौजवानों को फ़ायदा मिलेगा? नहीं, फ़ायदा तो मिलता है क्योंकि हर नौजवान को अपनी बात, जिस स्पोर्ट्स में उसकी रुचि है, यहाँ पर बैठने का ये फ़ायदा है कि उसको हर अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जैसे उसको किसी कोई फुटबॉल में, कोई हॉकी में उसको ऐसे हिसाब का सामान प्रोवाइड किया जाता है खेलने के लिए, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय। आज पद्मश्री और संगीत नाटक अवार्ड याफ्ता आंझानी राज बेगम की 6ठी बरसी है। राज बेगम को बुलबुले कश्मीर भी कहा जाता है। आंझानी राज बेगम ने कश्मीर के उभरते हुए फनकारों और पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए गुलकारी में अनमिट नकूश छोड़े।
वो अपनी शानदार गुलकारी के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। बरसी के मौके पर कई शख्सियात ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कश्मीर की अजीम गुलकारा राज बेगम को 1958 से जाना, जबकि कश्मीरी म्यूजिक की बहुत गरीब थी। दूसरा लफ्ज़ उस वक्त हमारे पास सिर्फ छकरी, नंदबोत और रूफ हुआ करता था, लेकिन राज बेगम ने अपनी सुरीली आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में, जिसको हम कहते हैं ये नाइटिंगेल है कश्मीरी लैंग्वेज में, कश्मीरी शायरी और कश्मीरी म्यूजिक को एक बहुत बड़ा इनाम दिया है। मशरवथस जानान चकर याद प्यमैबो मशरवथस जानान। सबने पहचान लिया होगा ये किसका गाया हुआ गाना है। जी, राज बेगम जी का, जिनका आज दिन है। उन्होंने अपने टाइम में बहुत ही सेक्रीफाइस किया है। वो गाने के फील्ड में जब निकले तो तब गाने को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। उनके गाने सुनकर लोगों का दिल और दिमाग बहुत ही ताज़ा हो जाता है। 6 साल हो गए तो यहाँ इस दुनिया से तो सबों ने जाना है, हमने भी जाना है अपने वक्त पे, तो वो भी चली गई है, हमसे जुदा हो गई है और कुछ पता नहीं चलता कि 6 साल हो गए। 6 साल के बाद आज हम उनका दिन आज फिर से मना रहे हैं। मेरा यही दुआ है कि अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। राज बेगम का जितना हम कहेंगे उतना कम है, जितने भी तारीफ़ हम करेंगे उनके लिए तो बहुत कम है। आखिर में आपको छोड़ जाते हैं राज बेगम की खूबसूरत आवाज़ और सुरीले नगमे के साथ। आदाब।